हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सीलेंस लर्निंग पाथवेज। गाइस, आज हम हमारे इंग्लिश सैम्पल पेपर को, जैसे कि हमें पता है 6 मार्च यानी कि कल हमारा इंग्लिश पेपर है, एग्ज़ाम है। तो उससे पहले हम ये श्योर कर रहे हैं कि हमारा जो इंग्लिश का सैम्पल पेपर है उसको हम कंप्लीट करके जाएँ, क्योंकि क्वेश्चंस उसी से उठकर आते हैं, मैचिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो हम जो है यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सैम्पल पेपर। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है सेक्शन ए, जिसमें कि हमें क्या होता है, एक पैसेज गिवन होता है और एक पोएम गिवन होती है, जिसके बेसिस पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे उसी की तरह यहाँ पर हमें दे रखा है पैसेज, तो इसको हम कर लेते हैं कंप्लीट और क्वेश्चंस को फिर हम आंसर्स करेंगे जो कि हमें गिवन है। तो यहाँ पर है कि जो बताया गया है कि जो हमारी जो इंडियन इकॉनमी है उसमें इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही मेन पार्ट निभाता है, अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और ये बहुत ही जो मिलियंस ऑफ लोगों का लाइवलीहुड के लिए भी मेन सोर्स है। अब ये जो है रियलिटी में सीरियस ट्रबल में है। बिटवीन 2004 टू 5, 2011 टू 12 34 मिलियन फार्मर्स थे जिन्होंने फार्मिंग को छोड़ दिया इस बीच में। अब ये क्या दिखा रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे लोग जा रहे हैं, मूविंग अवे, दे आर गोइंग टू मूविंग अवे, और उस जो हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे दूर जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से भरा हुआ है, मिक्स है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन, हमें पता है कि हमारा जो फार्मर होता है वो कितने रिस्क के साथ इन सबको मैनेज करता है। जब वो शुरू कर रहा होता है खेती को, तो उसे पता है कि उसका हो सकता है कि वेदर उसका साथ ना दे और उसको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आए, बट उसको उसे ही इज़ डूइंग लाइक रिस्क टेकर। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो इसी चीज़ की वजह से जो कई सारे फार्मर्स थे जिन्होंने क्या कर दी थी, फार्मिंग छोड़ दी थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है स्टार्टिंग में इसने जो है हेल्प करी थी फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और बट बाद में क्या हुआ था, लॉन्ग टर्म हार्म इसकी वजह से हुआ था। इसकी वजह से सॉइल डैमेज हो रहा था, वाटर शॉर्टेज हो रहा था, और कॉस्टली केमिकल इनपुट, जो केमिकल इनपुट्स होते थे उनका जो प्राइस था वो कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा, कॉस्ट बढ़ता जा रहा था उस चीज़ का, जो केमिकल इनपुट्स का। और जो ट्रेडिशनल और सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स थे वो भी रिप्लेस होते जा रहे थे टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। एडिशनली फार्मलैंड जो थी वो डिवाइड होती जा रही थी स्मॉलर प्लॉट्स में, और बहुत ही हार्ड होता जा रहा था फार्मर्स के लिए इनफ कमा लेना उस छोटे से लैंड से। और ये जो छोटे छोटे प्लॉट्स थे वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थे। अब क्या हो रहा था कि फार्मर्स जो थे, अब जो है सीड और फर्टिलाइज़र मशीनरी का जो कॉस्ट था वो बढ़ता जा रहा था, और फार्मर्स को इसके साथ स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और जो छोटे से एरिया में वो जो है जो क्रॉप उगा रहे थे उनका उन्हें अच्छे से प्राइस भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि मार्केट ऐसे से इतना अच्छा नहीं था और सिस्टम भी इनएफिशिएंट था। ठीक है, लाइक द एग्रीकल्चर मतलब एंड द इनएफिशिएंट सिस्टम, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज़, एपीएमसी की तरह इनएफिशिएंट सिस्टम था। क्लाइमेट चेंज चीज़ों को, अब देखो इतना सब कुछ हो रहा था, उसके ऊपर से जो क्लाइमेट चेंज था वो भी चीज़ों को और बुरा करता जा रहा था, वर्स करता जा रहा था, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल वेदर हो रहा था, अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, अच्छे मतलब सोचे ना जाए कि ऐसा वेदर आ रहा था, मतलब फ्रिक्वेंटली नेचुरल डिजास्टर्स और सॉइल और वाटर क्वालिटी में डिक्लेशन आ रहा था, और इसी के चलते क्रॉप यील्ड्स जो थी इसी की वजह से रिड्यूस होती जा रही थी, छोटी होती जा रही थी। कई फार्मर्स थे जिन्होंने हाई इंटरेस्ट लोन ले लिए सर्वाइव करने के लिए, जिसकी वजह से वो कर्जे में या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस में फंस गए। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो ग्रोइंग नंबर्स ऑफ फार्मर्स थे, मतलब बहुत सारे फार्मर्स ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। और ओनली थ्रू अ कॉन्क्रीटेड एफर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी कैन इंडियन रिस्टोर फार्मिंग। मतलब जो सिर्फ जो गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी के एफर्ट्स थे वो ही क्या कर सकते थे, फार्मिंग को रिस्टोर कर सकते थे, इंडिया की फार्मिंग को रिस्टोर कर सकते थे। ये हमें पैराग्राफ दे रखा है, फार्मिंग के ऊपर दे रखा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बता रखा है, और फार्मर्स की कंडीशंस के बारे में बता रखा है, वेदर कंडीशंस के बारे में बता रखा है। इसी के ऊपर हमसे जो है क्वेश्चंस करे गए हैं, उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहला है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, पैसेज में क्या मेजर कॉन्सिक्वेंस बताया हुआ है उस चीज़ का। क्या हो रहा था ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, क्या हो रहा था, फार्म साइज इंक्रीज तो नहीं हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। वाटर डिप्लेशन हो रहा था, ना कि इम्प्रूव हो रहा था। सॉइल डिग्रेडेशन और वाटर डिप्लेशन हो रहा था, सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो रही थी और वाटर का डिप्लेशन हो रहा था। और जो केमिकल इनपुट्स थे वो रिड्यूस, यूज़ इनका कम नहीं हुआ था, बट कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो सॉइल डिग्रेडेशन और वाटर डिप्लेशन, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद है कि क्या रिजल्ट हुआ था, जो लैंड जो थी छोटी छोटी प्लॉट्स में चेंज हो रही थी, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ था, डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन नहीं, क्वांटिटी कम हो गई थी उनको, मतलब इतना जो इनफ कॉस्ट नहीं मिल रहा था उस उनके प्रोडक्शन का। लैंड्स जो थी
इकोनॉमिकली अनवाइबल हो रही थी, ये आंसर होगा इसका, क्योंकि जो उनके जैसे कि हमने देखा कि जितना वो उनको जो इतना नहीं कमा पा रहे थे वो जितनी उनको ज़रूरत थी। तो यही हमारा आंसर होगा। फार्मिंग टेक्निक्स इंप्रूव नहीं हो रही थी और फार्मिंग कॉस्ट में रिडक्शन हो रहा था, बट इसकी वजह से नहीं हो रहा था। ठीक है, उसके बाद है इनएफिशिएंट पैसेज में किस सेंस में यूज़ हुआ है? इनएफिशिएंट यूज़ हुआ है अनप्रोडक्टिव। ठीक है, जो प्रोडक्शन ऐसा इनएफिशिएंट सिस्टम बोला हुआ था ना, तो इनएफिशिएंट सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो कि प्रोडक्शन ना दे। उसके बाद है हमारा हाउ डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट इंडियन फार्मर्स? कैसे क्लाइमेट चेंज इंडियन फार्मर्स को अफेक्ट कर रहा था? तो कैसे कर रहा था? देखो, अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स हमने जाना, वेदर जो है साथ नहीं दे रहा था, पैटर्न्स चेंज हो रहे थे। और क्या हो रहा था? सॉइल फर्टिलिटी और वाटर वाटर अवेबिलिटी डिक्लाइन हो रही थी, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा था, वाटर डिप्लेशन हो रहा था। ठीक है, उसके बाद है जो हाँ, और उसके बाद है जो इनस्टेबल फूड, सेल्फ सफिशिएंट इनस्टेबल क्रॉप्स, सॉरी हमारा जो है फार्मिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही थी, क्योंकि प्रोडक्शन जो लेस प्रोडक्टिव हो रही थी, हमारी जो फार्मिंग हो रही थी वेदर की वजह से क्या हो रही थी? लेस प्रोडक्टिव हो रही थी और हार्ड हो रही थी फार्मर्स के लिए। उसके बाद है इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर पर, उसको हमें इवेलुएट करना है। तो ये नहीं बताया गया है कि नेगेटिवली करना है पॉजिटिवली करना है, बस हमें इम्पैक्ट को इवेलुएट करना है। तो हम दोनों चीज़ों को बताएंगे। तो वो क्या हो रहा था? फूड प्रोडक्शन बूस्ट हो रही थी, प्रोडक्शन। और क्या हो रहा था? हमारी जो फूड शॉर्टेज थी वो एड्रेस हो रही थी, पता चल रहा था कि फूड की कमी हो रही है, तो इसलिए फूड प्रोडक्शन हुई थी और मदद करी थी सेल्फ सफिशिएंट इंस्टेबल क्रॉप्स को उगाने के लिए। और रिलायंस ऑन क्या बोला गया था कि केमिकल फर्टिलाइज़र पर हमें रिलायंस रहना है। केमिकल इनपुट्स की जो प्रचार बढ़ गया था उस टाइम पे, और पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने लग गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ? लॉन्ग टर्म के लिए सॉइल डिग्रेडेशन होने लग गया और वाटर डिप्लेशन होने लग गया। बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो गई, क्योंकि सब क्या कर रहे थे? अपने मुनाफे के लिए एक ही तरीके की क्रॉप को बढ़ा रहे थे। जैसे कि हमें, अगर आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जाना होगा, तो आपने ये भी जाना होगा कि जो वीट थी उसकी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही थी, तो मोस्टली लोग जो है वीट को ही उगा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, हमें इम्पैक्ट बताना था। उसके बाद है एक और पैसेज हमें यहाँ पर दिया हुआ है, द हीट इज़ ऑन। क्या हो रहा था कि देखो, हिस्टोरिकली एक रीज़न है स्कूल में, समर मंथ्स में हीट आती है, हमें पता है। तो उस टाइम पे क्या होता है? बहुत ही हार्ड हो जाता है बच्चों के लिए, पसीने आते टाइम अब तुम सोचो, तुम्हारी क्लासरूम बिल्कुल गर्म है और उस टाइम पे तुम्हारा टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है और तुम्हें पसीना आ रहा है, तो उस टाइम पे तुम फोकस नहीं दे पाओगे, पढ़ भी नहीं पाओगे। तो क्या, बिलीव करो या ना करो, एयर कंडीशंस जो थी, एसी की जो फैसिलिटी थी, वो सिर्फ कुछ ही स्कूलों में थी 1970 से 1970 या फिर 1980 के बीच में के टाइम पर। तो आज के टाइम पर क्या है? टाइम पर भी कई स्कूल्स के पास एसी नहीं है, इसलिए हायर जो टेम्परेचर बढ़ता है उसकी वजह से रेकिंग हैवॉक आ जाता है। रेकिंग हैवॉक क्या होता है कि मतलब अनकंफर्टेबल हो जाता है अफेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट वीक स्कूल में जो फिलाडेल्फिया और बेल्टीमोर, ये जो स्कूल थे उसमें उन्होंने क्या करा? अपने जो उनके जो किड्स थे, मतलब स्कूल स्टूडेंट्स थे, उनको वापस घर भेज दिया, क्योंकि दे हैड टू टेक, अब क्योंकि हीट डेज आ गए थे। यूएस के एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, जहाँ पर गर्मी, वेयर हॉट ह्यूमिड डेज हैड नेवर फैक्टेड, वहाँ पर कभी भी ह्यूमिड डेज या फिर हॉट डेज नहीं होते थे स्कूल के अंदर। पर वो भी अब क्या देखते हैं? वो भी देखते हैं कि जो स्कूल बिल्डिंग्स है वो गर्म होती जा रही है स्टूडेंट्स के लिए। और ये प्रॉब्लम जब होती है जब स्कूल ईयर स्टार्ट और एंड होती है। स्टार्ट कब होता है? देखो, हमें पता है स्टार्ट होता है अप्रैल के टाइम पर, 1 अप्रैल से पढ़ाई शुरू हो जाती है। और जब पेपर्स होते हैं तो वो पेपर मार्च होते हैं, मार्च में होते हैं, तो वो भी गर्मी का टाइम होता है। तो स्टार्ट जब होता था और एंड जब होता था उस टाइम पे गर्मी होती थी। अर्बन स्कूल्स हैव लिमिटेड फिजिकल स्पेस, मतलब जो मतलब सिटी एरिया होता है वहाँ पर स्कूल बिल्डिंग को बनाने के लिए छोटी सी जगह होती है। देवर बिल्ट टू, मतलब वो क्या, उसको बनाते ही इसलिए है कि उसमें बहुत सारे बच्चे आ पाए, पर स्पेस बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। तो और उस एरिया में क्या होता है? लैक ऑफ शेड, मतलब छाँव भी नहीं होती है, क्योंकि ट्रीज नहीं होते हैं, ग्रीन स्पेस नहीं होती है। तो एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला था कि 41% पब्लिक स्कूल सिस्टम जो था उसको ज़रूरत थी मॉडर्नाइज होने की, या फिर हीटिंग, कूलिंग और वेंटिलेशन, उनके पूरे स्कूल में से कम आधे स्कूल में से उन्हें ज़रूरत थी कि वो हीटिंग, कूलिंग, वेंटिलेशन सिस्टम वहाँ से हटा दें, क्योंकि ये
यूएस के 36,000 बिल्डिंग के आसपास की कहानी है। ब्लैक और लैटिनो स्टूडेंट जो थे उनको लेस लाइकली करा रखा जाता था कि वो एयर कंडीशन स्कूल बिल्डिंग में रहेंगी। ये बोला जाता था कि वो उस चीज़ को मतलब उनके लिए ज़रूरत नहीं है, ब्लैक और लैटिनो स्टूडेंट्स को ज़रूरत नहीं है एयर कंडीशन स्कूल बिल्डिंग की। क्या होता था कि इसलिए उनको जो है स्कूल बिल्डिंग एसी वाली मिलती नहीं थी, जिससे ज़्यादा जो रियली हॉट क्लासरूम जो होती थी उससे वही ज़्यादा इम्पैक्टेड होते थे। और जो एक जर्नल है नेचर नेचर नाम से, उसमें रिसर्चर्स ने फाउंड करा था कि स्टूडेंट जब टेम्परेचर जो है 80 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता था तब वो स्टूडेंट के स्टैंडर्ड बेस को टेस्ट करा जाता था और उस हिसाब से देखा जाता था कि उसको कैसी कंडीशंस मिलेंगी। ठीक है, फिर है क्वेश्चन 6। अब हमारा ये पूरा पैसेज था, अब हम इसके ऊपर पे क्वेश्चंस करेंगे। अब हमें इस स्टडी से आपने जो भी समझा, अब आपको बताना है कि लैक ऑफ कूलिंग का ड्रॉबैक क्या था इन मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स। क्या था कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा था समर मंथ्स में पढ़ना ड्यूरिंग स्वीटिंग। तो यही ड्रॉबैक था कि वहाँ पर कूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं था। तो क्लासरूम स्ट्रगल्ड विद लिमिटेड फिजिकल स्पेस, ये इस चीज़ का कारण नहीं था। क्लासरूम लुक अट्रैक्टिव या फिर लैक ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये चीज़ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, मॉडर्नाइज करने की बात हो रही है कि एसी की कंडीशंस देनी चाहिए, फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, कूलिंग फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। अर्जेंट नीड ऑफ मॉडर्नाइज डाइवर्सिफिकेशन, ये नहीं था लैक ऑफ कूलिंग का। क्या था कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा था बच्चों के लिए शूटिंग के टाइम पर समर मंथ्स में पढ़ना, जिससे उन्हें पता चल रहा था कि उनका जो कूलिंग सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। ब्लैक और लैटिनो स्टूडेंट जो थे, यहाँ पर लाइन दी गई है ना, ब्लैक एंड लैटिनो स्टूडेंट्स आर लेस लाइकली टू बी ना एयर कंडीशन स्कूल बिल्डिंग। इस लाइन से आप क्या देख सकते हो? इस लाइन से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हो, क्योंकि ब्लैक और लैटिनो स्टूडेंट्स जो है उनके बारे में बताया कि उनके रेस के अकॉर्डिंग उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था कि उनको ऐसे उनके जो ब्लैक और लैटिन स्टूडेंट्स को ऐसे समझाता था कि उनको एयर कंडीशन स्कूल बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये क्लास बेस भी नहीं होगा और फॉल्स इन अर्बन प्लानिंग भी नहीं होगा, ये होगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद है द फ्रेज रेकिंग हैवॉक। ये जो कॉन्टेक्स्ट है स्टडी में, इसका मतलब क्या है? देखो हमने देखा था ना कि डिस्कम्फर्ट, ग्रेट डिस्कम्फर्ट होना, तो इसका मतलब ये होगा, ये सब नहीं होगा। जो मीनिंग होती है तो मीनिंग होती है, तो इन सब का ये वाली मीनिंग नहीं है, इसकी मीनिंग ये है। उसके बाद है, बाकी आप जो है ये सोच भी सकते थे कि जिस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से वो लिखा हुआ था तो उसका मतलब यही होगा सिर्फ। फिर है बेस्ड ऑन स्टडी व्हाट आर एक्सटेंडेबल सॉल्यूशन। रिपोर्ट में स्टडी के ऊपर जो रिपोर्ट गिवन थी उसमें क्या क्या एक्सटेंडेबल वो हमें सॉल्यूशंस बताए गए थे। तो क्या क्या बताए गए थे कि जो मॉडर्नाइज होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है स्कूल को, अर्जेंट नीड ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और क्या ज़रूरत थी? इंफ्रास्ट्रक्चर को, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज होने की ज़रूरत थी। हीटिंग कूलिंग और वेंटिलेशन सिस्टम को रिप्लेस करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी स्टडी के अकॉर्डिंग। और क्या था? एक्सपेंड द कैंपस ऑफ स्कूल, मतलब स्कूल का जो कैंपस है उसको एक्सपेंड करना, जिससे उसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ एनरोलमेंट, बोला जा रहा था कि छोटी सी स्पेस में जो है बिल्डिंग बनाई जाती थी ताकि उसमें बहुत सारे बच्चे आ पाए। इस तरीके से नहीं बनानी चाहिए। कैसे बनानी चाहिए? बोला गया था कि कैंपस को बढ़ा दो ताकि उसमें बहुत सारे बच्चे आ पाए, स्पेस भी होनी चाहिए जब बच्चे आ पाएंगे, ये बोला गया था, ताकि गर्मी वाली जो चीज़ है वो ना हो। उसके बाद है प्लांटेशन। अब ये ट्री वाली चीज़ भी आई थी ना कि ग्रीनरी स्पेस होनी चाहिए, तो ये वाला हम यहाँ पर ले सकते हैं कि एक एक्शनेबल सॉल्यूशन है प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ और ग्रीन जोन का एक्सपेंशन। ग्रीन जोन पर एक्सपेंशन करना, खर्च करना और ज़रूरत थी और प्लांटेशन की ज़रूरत थी। ठीक है, ये होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि हमको जो है बताना है कि जो पैसेज है उसमें हीट डेज के बारे में बताया गया है। तो बताइए कि ऐसे मेजर्स बताइए जब स्कूल जो है मैनेज करने, सिचुएशन को मैनेज करने की सोचने लग जाता था हीट डेज। हीट डेज कब समझे जाते थे? जब टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता था। ये कब समझ आता था कि जब स्कूल जो है बच्चों को वो क्या क्या मेजर्स लेने लग जाते थे, वो मेजर लेने लग जाते थे कि बच्चों को स्कूल अर्ली मतलब स्कूल से घर वापस भेज देते थे अर्ली, जल्दी। स्कूल जो है क्लोज हो जाते थे, सेम चीज़ है, जब स्कूल बच्चों को भेज ही देंगे बाहर तो स्कूल क्लोज ही होंगे। तो ये 2 पॉइंट हम लिख सकते थे। और जो है क्या होता था, मतलब एयर कंडीशंस क्या क्या मेजर लेना शुरू कर देते थे, वो एयर कंडीशंस जो थे उनको इंस्टॉलेशन शुरू कर देते थे। देखने लग जाते थे कि इंस्टॉलेशन करा जा सकता है स्कूल में कि नहीं। ठीक है, ये कंडीशन मेजर्स वो लेते थे। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन। उसके बाद हमारी यहाँ पर पोएम। तो हमारे यहाँ पर पोएम की बना है द बेंगल सेलर्स, सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर मैं मीनिंग बता देती हूँ आपको इनकी। ये जो बेंगल सेलर्स होता है वो टेम्पल फेयर में, जो मंदिर का मेला होता है उसमें शाइनिंग लोड्स को लेकर आता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन खरीदेगा ब्राइट और रेनबो टिंटेड सर्कल, मतलब जो बैंगल्स होती है ब्राइट
जो रेनबो टिंटेड बैंगल्स होती हैं उनको कौन खरीदेगा, किसके लिए? उन लोगों के इलस्ट्रेस्ड टोकन ऑफ रेडिएंट लाइफ, जो कि क्या है, एक चमकीला टोकन है रेडिएंट लाइफ्स के लिए, अपनी हैप्पी डॉटर्स और हैप्पी वाइफ्स के लिए कौन खरीदेगा? अभी जो 2 पैराग्राफ है उसमें बताया हुआ है कि हमारे कैसी-कैसी उसके पास बैंगल्स हैं। कुछ हैं जो कि मेडन की जो ब्रेस्ट है उसके लिए बनी हुई है, कलाइयों के लिए बनी हुई है। कुछ सिल्वर ब्लू है माउंटेन मिस्ट की तरह, कुछ फ्लश्ड है बर्ड्स दैट ड्रीम, मतलब ट्रैंक्विल ब्रो वुडलैंड स्ट्रीम की फ्लश्ड की तरह बनाई गई हैं। कुछ बनाई गई हैं ब्लूम की तरह जो कि क्लेव करती हैं, लिम्पिड ग्लोरी न्यूबॉर्न लिप्स, मतलब ऐसी दिखती है जैसे कि नया नया पत्ता आया हो पेड़ पर। और कुछ दिखती हैं फील्ड ऑफ सनलिट कॉर्न की तरह, मतलब जो मक्के का जो खेत होता है उसकी तरह दिख रही हैं, जो कि ब्रिडल के मॉर्न के लिए ब्राइड के लिए बनाई गई है ताकि वो ब्रिडल मॉर्न में पहन सके। कुछ है उसकी मैरिज फायर की तरह, जो फायर होती है मैरिज की, तो उसकी फ्लेम की तरह कुछ दिख रही हैं, जिसमें उसकी हार्ट की डिज़ायर्स जो कि भरी हुई है, उसकी जो दिल की डिज़ायर्स हैं उनसे। टिंकलिंग ल्यूमिनियस टेंडर क्लियर है, कैसी है इनकी ये बताया हुआ है, एडजेक्टिव दे रखे हैं। कैसी है, ब्रिडल की जैसे खुशी होती है और ब्रिडल के जैसे आंसू होते हैं उनकी तरह है ये। उसके बाद बताया हुआ है कि कुछ है पर्पल ग्रे, पर्पल एंड गोल्ड की तरह कुछ दिख रही हैं, जो कि जर्नी को दिखा रही हैं। ये उनके लिए है जो कि मतलब अपनी लाइफ की जर्नी में के बीच में है, जिनके हाथ जो है चेरिस्ड है, हुज हैंड हैव चेरिस्ड, और उनका जो दिल है वो ब्लेस्ड है, हुज लव हिज, जिनका जो लव है वो ब्लेस्ड है। और क्रेडल्ड फियरसेंस, और कौन जो है ऐसा है कि उनकी बच्चा जो है, उनका जो बेटा है उसके ब्रेस्ट पर वो फेथफुली उसे रख पाए, या फिर उनको पहनकर वो अपने हाउस होल्ड वर्क्स कर पाएँ, अपने हाउस होल्ड को सर्व कर पाएँ विद फ्रूटफुल प्राइड। और क्या है वो, और ऐसी भी बनाई गई हैं जो कि इसमें जो लेडी है वो वर्शिप भगवान की पूजा करते हुए अपने हस्बैंड की साइड में खड़ी होकर पहन सके। तो ये हमें बताई हुई हैं हमारी बैंगल्स के बारे में। फिर हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं कि व्हाट डज द पोएम सजेस्ट, पोएम क्या सजेस्ट कर रही है रूल ऑफ बैंगल सेलर का। तो क्या बता रही है कि जो ट्रेडर्स हैं, यहाँ पे बैंगल सेलर को क्या दिखाया गया है रोल में, वो दिखाया गया कि वो ट्रेडर है और डील कर रहा है गुड की तरह एवरीडे यूज़, ये नहीं होगा, वो ट्रेड नहीं कर रहा है। सिम्बॉलिकली ब्रिंग जॉय एंड ब्लेसिंग, ये हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, कि वो सिम्बॉलिकली क्या कर रहा है, वुमेंस के लिए ब्लेसिंग और जॉय को लेकर आ रहा है। दे ट्रांसपोर्ट हैवी गुड्स को नहीं लेकर आ रहा है टेम्पल तक, और वो जो है वुमेन को फूल भी नहीं कर रहा है बाय सेलिंग फेक ज्वेलरी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा बी होगा। ठीक है, जो बैंगल सेलर है वो सिम्बॉलिकली जॉय और ब्लेसिंग्स दे रहा है वुमेन को। और उसके बाद आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस, क्या पोएटिक डिवाइस दे रखा है, पोएटिक डिवाइस पढ़ के जाने थे, तो पोएटिक डिवाइस से ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी क्या होता है कि एक सेंटेंस में 2 चीज़ों की कंपैरिजन करी हो रही है, तो यहाँ पर क्या कंपैरिजन हो रही है, किसी चीज़ से कंपैरिजन हो रही है, मैरिज फायर से, कि बताया गया है कि वो मैरिज फायर की फ्लेम की तरह है बैंगल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो होता है, जब भी हम 2 चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं किसी सेंटेंस में, तो हम ये वाला पोएटिक डिवाइस लगाते हैं, स्माइल। ठीक है, उसके बाद है हु आर द बेंगल्स इन द पोएम मींट फॉर, बेंगल्स किन के लिए बनाई गई है, यंग वुमेंस के लिए, ब्राइड्स के लिए, मदर्स के लिए, मदर्स की डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, ये सी आंसर होगा। देखो, ओल्डर वुमेन की हार्डशिप के लिए नहीं बताई गई है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं बताई गई है जो कि मैरिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वुमेंस के लिए नहीं बताई गई है, सबके लिए बताई गई है, वुमेंस के लिए, ब्राइड के लिए, और मदर्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, उसके बाद है कि किस तरीके की बैंगल सुटेबल बताई गई है ब्राइड के लिए। तो हम यहाँ पर इसके कलर बता सकते हैं, कैसी कैसी बताई हुई थी कि सन लिट कॉर्न, येलो फ्लेम की तरह, रेड कलर ऑफ लव की तरह, कलर और क्वालिटीज़ कैसी बताई हुई थी, टिंकलिंग, ब्राइट, ठीक है, सॉफ्ट, ट्रांसपोर्टेड, ऐसी तो ऐसे हमें बताई हुई थी। ठीक है, ये हमें यहाँ पर क्वालिटीज़ बतानी थी, कलर बतानी थी, तो वो होगा 40-50 वर्ड में। और उसके बाद है हमारा कि पोएम को पढ़ने के बाद आप बेंगल सेलर्स पर आपका क्या इंप्रेशन जमता है। तो कैसे जमता है कि हम ये सोच सकते हैं कि बेंगल सेलर डीपली कनेक्टेड है किससे, इमोशनली और कल्चरली कनेक्टेड है, ये हम सोच सकते हैं। और बोल सकते हैं कि बेंगल सेलर्स सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स को बेच नहीं रहा है, सेल नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने इमोशंस को भी कन्वे कर रहा है। ठीक है, और वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये भी सोच सकते हैं कि वो जो है
उस वुमेन की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, उन वुमेन्स की जो कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ को जीती हैं और वहाँ पर अपने रोल को प्ले करती हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट को शो कर रहा है। और वो क्या कर रहा है, इस चीज़ का भी ध्यान रख रहा है कि वुमेन के हर स्टेजेस को जो है वो केयर कर रहा है कि उन चीज़ों मतलब वुमेन की हर स्टेजेस ऑफ लाइफ है वो जो है उस चीज़ का ध्यान रख रहा है। उन हर स्टेजेस को बताया गया है, जब वो यंग होती है, ब्राइड बनती है और वुमेन के तौर पर होती है, तो सब कुछ इस तरीके से बताया हुआ है। तो इसके बाद हमें है यहाँ पर सेक्शन बी। इसमें हमको दे रखा है, हमको कुछ लाइंस दी हुई हैं और उनके हमें जो है क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन गिवन है, फिर हमें उन्हें आंसर करना है। तो सबसे पहले है कि ये हमें पता है कि ये जो हमें पोर्शन दे रखा है, हमारी जो पोयम थी टाइगर इन द ज़ू वाली, उसके बेसिस पर हमें जो है ये मतलब सॉरी हम उसका जो है पोर्शन छोटा सा दे रखा है और फिर हमें जो इसको पढ़ के आंसर करना है। कि लाइन है कि बट ही इज़ लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल्फ, और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिहाइंड बार्स है, बार्स के पीछे है। वो क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, वो जो लेंथ को स्टॉक कर रहा है, उसके केस की लेंथ को स्टॉक कर रहा है और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। ये हमें लाइन दे रखी है और उसके बेसिस पर 4 लाइन्स के बेसिस पर हमें क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन 16 है कि यहाँ पर जो इमेजरी लाइन्स हैं वो टाइगर के मूड और सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो कैसे इमेजरी लाइन्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं टाइगर के मूड और सिचुएशन को, तो कैसे दिखा रही हैं कि जो टाइगर है वो फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड है अपनी कंडीशन को लेकर, और कन्फाइंड विद द कंक्रीट सेल, क्या है मतलब कारावास में है। जो हमारा कन्फाइंड होता है उसका मतलब कारावास होता है, तो कारावास में है कंक्रीट सेल के साथ, बार्स के साथ, जो कि उसकी कैप्टिविटी उसके दिखा रहे हैं कि वो उसको बता रहे हैं कि वो कैद है, कैप्टिवेटेड है। और क्या है कि वो जो यहाँ पे लाइन है कि स्टॉकिंग एंड लेंथ ऑफ हिज केस, वो क्या बता रही है कि उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही अपोजिट है, जैसे कि होता है कि हम देखते हैं गुस्से वाला होता है जो लॉयन होता है, बट यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि वो जो है स्टॉक कर रहा है, लेंथ को दिखाया जा रहा है, उसकी जो मासूमियत टाइप में आ जाता है कि इंडिकेट कर रहा है कि उसकी जो फ्रीडम है, फ्रीडम की जो उसकी डिज़ायर है उसको छिपाया जा रहा है, ठीक है, वो उसे शो करना चाहता है, विजिटर्स से को इग्नोर कर रहा है। तो ये लाइन क्या हमें दिखा रही है कि जिस कंडीशन में वो है, ट्रैप्ड स्टेट में है वो, तो उस स्टेट में वो डिसइंटरेस्ट दिखा रहा है अपना, वो किसी से भी इंटरेक्शन नहीं चाहता, करना नहीं चाहता। उसके बाद है हमारा यहाँ पर कि हमें गिवन है लाइन, इस स्टेटमेंट को हमें एग्जामिन करना है। स्ट्रेंथ, द टाइगर्स स्ट्रेंथ बीइंग बिहाइंड बार्स, जो टाइगर की स्ट्रेंथ है वो बिहाइंड बार्स है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है उसकी नेचुरल पावर और कैप्टिविटी को, क्योंकि हमें पता है नेचुरल पावर उसकी कितनी मतलब कितनी अच्छी पावर है उसके पास, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लोग उससे डरते हैं, बट इस टाइम पे वो कैप्टिवेटेड है और बहुत ही कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमें जो है इसको हमें आइडेंटिफाई करना है और 4 की पॉइंट्स को डिस्कस करना है। तो यहाँ पर है कि हमें कॉन्ट्रास्ट करना है सिंपली उसकी जो नेचुरल पावर है और जो कैप्टिविटी है उसको, उसकी जो स्ट्रेंथ है बिहाइंड बार्स वो ये दिखा रही है कि जो टाइगर की फिजिकल पावर है, जो मतलब बिहाइंड बार्स जो है वो क्या दिखा रही है कि इसकी जो फिजिकल पावर्स है वो रिस्ट्रेंड है, कन्फाइनमेंट मतलब क्या है कि रिस्ट्रेंड है, मतलब कारावास में है वो, उसकी पावर जो है छिप रही है, फिजिकल पावर छिप रही है। और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक तरीके से क्या है, सिंबल है उसके पोटेंशियल, उसके कि वो वेस्ट हो रही है, उसका जो पोटेंशियल है वो वेस्ट हो रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि जो टाइगर की स्ट्रेंथ है वो लॉक्ड अवे है, और ये सजेस्ट कर रही है कि उसके जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं उनको छिपाया जा रहा है और उनको सप्रेस्ड करा जा रहा है, और इट कांट फुल्ली एक्सप्रेस लेट्स टू नेचर, मतलब ये जो है ये क्या दिखा रहा है, उसकी जो सच्चाई है, रियलिटी है, मतलब वो जिसको उसकी जो पावर है उससे छीन ली गई है, उसको बिहाइंड बार कर दिया गया है। जो क्या कर रही है, ये जो बिहाइंड बार वाली जो चीज़ है वो क्या कर रही है, उसकी जो रियलिटी जो है कि जो लॉयन होता है, वह टाइगर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, इस ट्रू नेचर को वो क्या कर रहे हैं, इस चीज़ से छिपा रहे हैं। उसके बाद हम ये 4 पॉइंट्स ले सकते हैं। उसके बाद है हमें यहाँ पर इन क्वेश्चंस को 40-50 वर्ड में आंसर करना है। क्वेश्चन 18 है कि हमें सिग्निफिकेंस विंड की सिग्निफिकेंस दिखानी है। हु हैज़ सीन द विंड, गिव एनी 4 पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमें जो है एनालाइज करना है कि जो पोयम है हु हैज़ सीन द विंड, वो कैसी सिग्निफिकेंस दिखा रही है विंड की। तो हमें 4 पॉइंट देने हैं इसमें भी। क्या है कि जो विंड है इन द
ये क्या दिखा रही है कि जो नेचुरल लाइफ है उसमें अनसीन फोर्स को दिखा रही है, क्योंकि हमें विंड दिखती नहीं है पर वो बहुत ही पावरफुल होती है। पॉसिबली वो जो है डिस्कस डिवाइन दिखाते हैं कि जो देखो क्या दिखा रही है कि हमारी जो ये पोयम है वो हमें दिखा रही है कि जो वाइंड होती है वो एक अनसीन पावर है, दिखती नहीं है बट बहुत ही पावरफुल है नेचुरल लाइफ में। और वाइंड पावर जो है, विंड पावर जो होती है वो क्या होती है, इनविजिबल होती है। उसकी जो विंड की जो पावर है वो उसकी इनविजिबिलिटी है, उसकी इनविजिबिलिटी ही, उसका ना दिखना ही उसकी पावर है। और एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट हम ले सकते हैं कि वो जो है कभी भी हम उसको देख नहीं सकते हैं, बहुत ही टेंजिबल इफेक्ट करती है वो, हम उसको देख नहीं सकते, इट अफेक्ट्स टेंजिबल, उसके इफेक्ट्स होते हैं बट हम वी कांट सी देम। और है कि एज एविडेंस बाय ट्रेम्बलिंग लीव्स, और इसका एविडेंस क्या है, हमें गिवन था लाइन में कि ट्रेम्बलिंग लीव्स और बॉइंग ट्री। तो ये क्या दिखा रहे हैं कि उसकी एविडेंस है कि वो जो है एक नेचुरल पावर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचुरल पावर है, इनविजिबल है बट है। ठीक है, तो ये क्या ये दिखा रही है विंड की सिग्निफिकेंस को, ये हम पॉइंट्स हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको जो है ना, इसको आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसको हमें कॉन्ट्रास्ट करना है। इसमें हम जो है मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है, टाइगर की स्ट्रेंथ को बिहाइंड बार्स कर दिया गया है, उसकी मेंटल स्ट्रगल हम देख सकते हैं कि वो बहुत ही पावरफुल है बट वो इस टाइम पे बात मतलब ऐसी उसकी कैसी होती है, नेचुरल पावर, उसकी पावर कैसी होती है कि वो हमेशा मोस्टली फ्रस्ट्रेटेड रहता है, गुस्से में रहता है, इतनी पावरफुल एनर्जी है बट करंटली वो जो है कैप्टिवेटेड है और कुछ भी नहीं कर रहा है, मेंटल पावर और फिजिकल पावर के बीच में उसकी लड़ाई हो रही है। ठीक है, और हम जो है जैसे कि ट्रेजिक आयरनी दिखा सकते हैं कि जो टाइगर होता है वो पावरफुल होता है और वो जो है इस टाइम पे कम्प्लीटली पावरलेस है केज में। ठीक है, कैदी है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है इस तरीके से सिचुएशन को हैंडल, यहाँ पर ये जो कंडीशन दे रखी है उसको एग्जामिन अच्छे से, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और इनको आपको अच्छे से पॉइंट्स देकर करना है। ठीक है, उसके बाद मतलब ऐसे करिए कि एक की पॉइंट लिखिए और उसके बाद उसको डिफाइन करिए तो आपको नंबर मिलेंगे इसमें। उसके बाद है हमारा डिस्कस द रोल दैट फॉरेस्ट प्ले इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, इसमें भी हमें 4 पॉइंट देने हैं। तो हमारा जो हमें दिखाना है कि फॉरेस्ट जो होता है वो कैसा इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है, वो फॉरेस्ट का क्या रोल होता है। तो क्या रोल होता है फॉरेस्ट का, वो जो है GHG लेवल, ग्रीन हाउस गैस का जो लेवल है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। वाटर साइकिल रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, वाटर साइकिल हमारी चलती रहती है। और हमारा क्या हो सकता है कि सॉइल की प्रोटेक्शन करते हैं, फर्टिलिटी को उसकी देखते हैं, और क्या करते हैं, लोकल और ग्लोबल क्लाइमेट का रेगुलेशन करते हैं। इस तरीके से हम कुछ पॉइंट्स को लिखकर इस क्वेश्चन को भी निपटा सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। हमें पता है कि जो वेंडा थी वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीत चुकी थी दी 100 ड्रेसेस में। हमको इसी उसका हमें बताना है कि उसका जीतना इस चैप्टर में, उसका जीतना कितना इम्पोर्टेंट है। ये 4 पॉइंट्स से हमें बताना है। तो देखो, एक स्टीरियोटाइप आता है, देखो हम बता सकते हैं उसका, देखो उसके पास टैलेंट था, आर्टिस्टिक टैलेंट था और उसका दिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, उसमें जो टैलेंट था वो छिपा हुआ था, वो दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए जो है उसका जीतना ज़रूरी था। और क्या हो रहा था कि इनर स्ट्रेंथ वो एक रिमाइंडर देती है अपनी जीत से कि उसके अंदर स्ट्रेंथ थी और क्रिएटिविटी थी, ये हम ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इनर स्ट्रेंथ एंड क्रिएटिविटी, वो जो है रिमाइंडर के तौर पर आई। और फिर थर्ड है कि वेंडा जो है अपने आप को फोर्स करती है कि वो जो है अपने लोगों को बताती है कि उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, वो रीएवैल्यूएट करती है अपनी पार्टिसिपेशन से, कि वो जो है उसको जो भी उसके साथ बिहेवियर हो रहा था, जैसे कि मैं पता है वेंडा वगैरह जो सॉरी जो जो पैडी थी वो और मैडी थी, वो क्या कर रहे थे, उसके साथ अजीब बिहेव कर रहे थे, उनको ये लग रहा था कि वेंडा को इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। वो पार्टिसिपेट करके क्या दिखाती है कि उसको उन चीज़ों के बारे में पता है कि उसके साथ गलत कर रहे हैं पैगी और मैडी। पैगी जो थी वो उसके साथ गलत कर रही थी और ये चीज़ का जो फील कर चुकी थी वेंडा, बट वो इस चीज़ को किससे बताती है, पार्टिसिपेट करके बताती है। तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी था उसका जीतना। उसके बाद ही हमें जो है 3-4 पॉइंट हमें लिखने होते हैं, इसमें 4 पॉइंट लिखने थे। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें गिवन है स्टेइंग साइलेंट। अभी हमारे यहाँ पर क्या है, एनी वन क्वेश्चन 150 to 200 वर्ड में हमको यहाँ पर आंसर करना है। कंसाइडर द आइडिया ऑफ फिटिंग इन द 100 ड्रेसेस। एक आइडिया आता है फिटिंग इन वाला 100 ड्रेसेस में। ये जो डिज़ायर थी वो मैडी के बिहेवियर से, हाउ डज द डिज़ायर टू बिलोंग अफेक्ट मैडी बिहेवियर। ये जो डिज़ायर थी वो मैडी का जो बिहेवियर था उसको कैसे अफेक्ट करती है। हमें एग्जांपल्स देने हैं जो भी टेक्स्ट होगा उससे।
मतलब हमारे जो चैप्टर में जो टेक्स्ट था उससे हमें जो है एग्जाम्पल देना है और आंसर को सपोर्ट करना है। देखो, जो वो थी मैडी थी, वो साइलेंट रह रही थी, ठीक है, चुप रह रही थी। उसको उस चीज़ का बुरा लगा। उसके बाद उसको किस चीज़ का फ़ियर था कि वो बुली ना हो जाए। और क्या था कि चैप्टर में बताया गया है कि जो मैडी की डिज़ायर थी फिट इन रहने की, फिट इन यहाँ पर किस वे में कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि जो मैडी थी वो हमेशा पैगी के साथ फिट इन रह रही थी, बट ये जो है उसे पता था कि गलत हो रहा है, बट ये जो डिज़ायर थी वो मैडी को कैसे अफेक्ट करती है, उसको बाद में पता चलता है कि वो जो है गलत कर रही है। उसे पहले से पता था कि वो गलत कर रही है और वो उसमें फिट रहती है, मतलब मैडी के साथ जो जो भी कंडीशंस हो रही थी उसको वो जो है कुछ भी नहीं बोलती, साइलेंट रहती है। तो कैसे जो है वो अफेक्ट हुई इस बिहेवियर से, अपने खुद के बिहेवियर से वो कैसे अफेक्ट हुई, ठीक है। तो हमें एग्जांपल देना है। तो कैसा था हमारा, देखो वो जो है चुप रह रही थी, मतलब साइलेंट रह रही थी, और उसके बाद वो जो है यहाँ पर उसको फियर था कि वो बुली ना हो जाए, इसलिए वो जो फिट हो रही थी उस चीज़ में। और उसके बाद उसको फियर था, मैडी की डिज़ायर थी फिट रहने की, क्योंकि पैगी के जो एक्शंस थे वो उसको क्या कर रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और जिसकी वजह से उसने क्या ले लिया, रिग्रेट करा, और उसने ये डिसीजन लिया कि वो अब किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए करेगी, तो रिग्रेट वाला आ जाएगा। इसलिए जो है जो ये इम्पैक्ट पड़े थे, देखो वो फिटिंग पैगी के साथ फिट रही, इससे वो जो है चुप हुई, उसको रिग्रेट फील हुआ, और उसने जो है एक अच्छा डिसीजन लिया, और उसको वो फिट इन क्यों रही थी, क्योंकि उसको वो भी बुली ना हो जाए इसलिए, ठीक है। ये कर सकते थे, या फिर और में हमें ये क्वेश्चन गिवन था, इन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ग्रिफिन्स डिस्कवरी ऑफ इनविजिबिलिटी गिव्स हिम पावर। मतलब जो फुटप्रिंट चैप्टर है उसमें जो है ये जो वो है वो बता रहा है कि ग्रिफिन ने डिस्कवरी करी थी इनविजिबल होने की, जिससे उसको पावर मिली, ये हम सबको पता है। पर वो क्या कर रहा था, उस पावर का मिसयूज कर रहा था। तो ग्रिफिन का जो फेलियर था, वो क्या कर रहा था, उसको लास्ट में क्या करना पड़ा, ग्रिफिन जो था, ग्रिफिन के फेलियर्स की वजह से उसको अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ। तो हमें बताना है कि ग्रिफिन की जो डिस्कवरी हुई थी, उसको पावर मिली, उसने उसका मिसयूज करा, तो कैसे ग्रिफिन का फेलियर का कारण उसके एक्शंस हुए। तो देखो मतलब उसकी सेल्फलेस और क्राइम जो था, उसकी जो सेल्फलेस थी और उसका जो क्राइम था, जो क्राइम कर रहा था, वो उसके फेलियर का कारण बने। उसके बाद वो जो पावर का वाइजली यूज़ कर रहा था, मतलब उसका पावर का जो वाइजली यूज़ करने की जगह पर वो उस पावर को गलत तरीके से यूज़ कर रहा था, उसकी वजह से उसको उसका डाउनफॉल हुआ। उसके बाद वो जो है लास्ट में वो जो है अपना कंट्रोल खो जाता है, लॉस ऑफ कंट्रोल, वो उसका एक रीज़न था, ठीक है। एक कारण था जिसकी वजह से क्या होता है, गलत मतलब वो चला जाता है। और उसके बाद है कि फाइनल कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था लास्ट में, ग्रिफिन जो है अपने एक्शंस जो जो भी वो कर रहा था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लग जाता था, उसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ। और इन शॉर्ट ग्रिफिन क्या कर रहा था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा था, और जिसकी वजह से जो चीज़ें थी वो और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी और उसका डाउनफॉल हुआ। तो जो क्राइम, वो जो है लॉ के जो अगेंस्ट जा रहा था, लॉस ऑफ कंट्रोल जो था उसका, और जो वो क्या कहते हैं, ग्रिफिन जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहा था, ये सब जो थी, और जो अपनी पावर्स का गलत यूज़ कर रहा था, सेल्फनेस और क्राइम जो उसके बीच में आ रहा था, वो सब उसके डाउनफॉल का कारण बने। और वही हमें बताना था कि उसके डाउनफॉल का कारण कैसे बने, वो उसकी जो खुद की जो एक्शन थे वो कैसे उसके डाउनफॉल का कारण बने, ये हमें बताना था, वो हमें बता दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा सेक्शन बी। अब आएंगे हम सेक्शन सी, जो कि होता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन तो हमारा इसमें हमसे जो है हमारी जो रिपोर्ट राइटिंग था और हमारा लेटर टू एडिटर था, डिबेट थी, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस करे हुए हैं। सिंपली इनमें राइटिंग सेक्शन में हमको फॉर्मेट का याद रखना होता है, ग्रामर वाली चीज़ आती है टोटली इसमें। तो यहाँ पर जैसे कि हमें इनमें से एक क्वेश्चन और करके देते हैं, 2 तरीके से आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमें जो है दे रखा है कि हमारा जो स्कूल है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है डिबेट, किसी भी एक टॉपिक दिया हुआ होगा, ठीक है। टॉपिक यहाँ पर हमें दे रखा है कि वीडियो गेम्स आर अ रीज़न फॉर अ वायलेंट माइंडसेट। तो यहाँ पर 2 आर्गुमेंट्स फेवर में, 2 आर्गुमेंट्स अगेंस्ट मोशन में देने होंगे। ऐसे यहाँ पर यूज़ ऑफ एनिमल इन साइंटिफिक रिसर्च, वो भी ओल्ड सब्जेक्ट, ये एक बहुत ही पुराना ओल्ड सब्जेक्ट है मोरल डिबेट का, जो जो जिसमें हमें सेमली जो है 2 सपोर्टिंग के लिए, अपोजिंग के लिए आर्गुमेंट्स लिखने हैं, मेंशन करना है आर्गुमेंट्स को इन फेवर ऑफ
जब भी यूजिंग एनिमल्स को फेवर ऑफ में लिखेंगे रिसर्च में, और 2 आर्गुमेंट्स अगेंस्ट इट उनको नोट करना है। तो यहाँ पर हमें जो है फॉर्मेट का ध्यान रखना होता है बस, और जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमें जो लिखनी है वो हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है बस, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। जैसे कि हमारी जो रिपोर्ट होती है उसमें हमको जो है सबसे पहले इंट्रो होता है हमारा, तो इंट्रो में हम जो है क्या देखते हैं, हमारी जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले कि जैसे कि हम जो है स्टार्ट करेंगे जो भी कि माई टॉपिक दिस इज, माई नेम इज दिस, इलेबोरेशन करेंगे। अब जो है हमने जो भी टॉपिक ले रखा है, हमारा जो भी टॉपिक है उसको हम डिफाइन करेंगे अच्छे से, ठीक है। इस तरीके से हमको चीज़ें करनी होती हैं। और उसके बाद हमारी एक स्टेटमेंट आती है, हम जो है स्टेट करते हैं दोनों साइडों की हमारे पास फेवर ऑफ है या अगेंस्ट है। उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट देना शुरू करते हैं, आर्ग्यूमेंट 1 होता है, फिर इधर से हमारा एक आर्ग्यूमेंट आएगा, ट्रांजिशन देंगे, मतलब उसको समझाएंगे, एक टॉपिक लिखेंगे, यहाँ पर टॉपिक होगा, फिर हम उसे समझाएंगे, और उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, फिर हम इधर से एक सपोर्ट में, दूसरे सपोर्ट में एक आर्गुमेंट लिखेंगे, और उसके बाद उसको ट्रांजिशन करेंगे, और उसके बाद फिर इधर से अगेंस्ट में लिखेंगे। इस तरीके से देकर लास्ट में हमको कंक्लूजन देना होता है, दोनों आइडियाज़ की समरी, उस पर कमेंट, और एक्शन क्या क्या करने चाहिए वो देना होता है। हमको रीस्टेट करना होता है अपनी स्टेटमेंट को, समराइज करना होता है आइडियाज़ को, अपनी ओपिनियन देनी होती है, और हमारा जो है कमेंट देना होता है हमको, ठीक है। कमेंट करना होता है, क्लोजिंग कमेंट होना चाहिए, और उसके बाद फाइनल थॉट देने होते हैं, मतलब फाइनल थॉट क्लोजिंग कमेंट एक ही चीज़ है। इस तरीके से बस हमें क्या करना है इसमें, इनमें हमें अपना फॉर्मेट देखना है, अपनी इन्फॉर्मेशन देखनी है, एप्लीकेबल होनी चाहिए, ठीक है। और जो है अपनी ऑर्गेनाइज करके लिखो, अच्छे से फॉर्मेट को देखकर लिखो, बस इतने में आपको नंबर मिलते हैं। आपकी मैनर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होनी चाहिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, इस तरीके से आपको बताना होता है। यहाँ पर दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते थे। और उसके बाद फिर यहाँ पर गिवन है कि हमको एक क्वेश्चन आंसर करना है 150 टू 200 वर्ड्स में। तो यहाँ पर भी हम जो है कोई एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखने के लिए बोली हुई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन, एक अर्थक्वेक आया एक टाउन में, वहाँ पर आप टाउन में, और वहाँ पर आपको उसके लिए न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखनी है। अब आपको जो है ये कुछ हिंट्स दे रखे हैं, आपको ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी है, कितने लोग ट्रैप्ड थे, क्या क्या चैलेंजेस रेस्क्यू टीम को देखने पड़े, लोकल अथॉरिटी के क्या रिस्पॉन्स थे, और अफेक्टेड रीजन जो इंसिडेंट के बाद जो अफेक्टेड रीजन था वहाँ की कैसी कंडीशंस थी। आपको जो है अब आपको ध्यान में आनी चाहिए आपका रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट जो कि होता है। हमको सबसे पहले क्या होती है, हम देखो रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट हमें लिखना है, या देखो ये, या फिर ये वाली करो, रीना और रिजवान जो है इस वाले एक कोई से भी स्कूल में है पानीपत में, आपको स्कूल जो है वो होस्ट कर रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट को, आपको रिपोर्ट लिखनी है दोनों स्कूल्स की अपने स्कूल मैगजीन के लिए, जिसमें आप इंक्लूड करेंगे डेट, टाइम, वेन्यू अपने आप से बनाकर लिखना होता है, 2 कंटेस्टिंग टीम्स के बारे में बताना है, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो कि आपने देखी, और कैसे जो है गेम को कंडक्ट करवाया गया था, और रिस्पॉन्स क्या था स्पेक्टेटर्स का, और स्पोर्ट्समैनशिप प्लेयर्स के द्वारा जो दिखाई गई थी, वो सब आपको यहाँ पर बताना होता है। रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए बस। फिर से मैं वही चीज़ें बोलूँगी, हमारे राइटिंग सेशन में कोई सा भी हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम करो, और ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखो, कि जो आपका जो एग्जामिनर हो वो जब भी आपको आपके पेपर को चेक करे, तो हमें पता है कि जो प्रेशर होता है एग्जामिनर्स पर, तो आप उनको ऐसे लिखिए, ये चीज़ें ग्रामर में मार्क्स लेने वाली चीज़ें होती हैं। अगर आपको फॉर्मेट पता है तो उस फॉर्मेट से यूज़ करो, अपनी जो भी आपके पास इन्फो दे रखी है उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखो। फॉर्मेट जैसे कि हमारे रिपोर्ट राइटिंग का हमें टाइटल लिखनी होती है, हेडिंग देनी होती है, हमारा डेट ऑन प्लेस लिखनी होती है, उसके बाद में हमको यहाँ पर रिपोर्टर का नेम आएगा, रिपोर्टर की इन्फॉर्मेशन नेम एक चीज़ है। उसके बाद जो है हमको जो है मेन बॉडी में ओपनिंग लिखनी हो, मतलब क्या करिए, ओपनिंग पैराग्राफ दीजिए, फिर एक लाइन छोड़कर मेन कंटेंट दीजिए, फिर एक लाइन छोड़कर अपना कंक्लूजन दीजिए, और वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। 2-3 पैसेज का ये पूरा टोटल का होना चाहिए, और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इसको क्लोजिंग लाइन से खत्म कर देना है। तो बस आप जो है फॉर्मेट का ध्यान रखिए, लैंग्वेज का ध्यान रखिए, थोड़ी अच्छी लैंग्वेज यूज़ करिए, ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखिए, फॉर्मेट में लिखिए, बस यही सब चीज़ें हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक कम करने के लिए बोला है मैंने यहाँ पर, और ये भी ऐसे ही दे रखा है, देखो यहाँ पर हमको जो है आप कहीं भी IT प्रोफेशनल है, चाह चेतन, जो है आपको एक अवेयरनेस देनी है साइबर क्राइम्स के ऊपर, जो इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, आपको लेटर लिखना है एडिटर के लिए। तो लेटर टू एडिटर भी हमने देखा था, आपको देखो अगर आपको नहीं पता है तो आपको वीडियो मिल जाएंगी, हमारे इसी चैनल पर वीडियो डली हुई हैं अलग अलग फॉर्मेट रिपोर्ट राइटिंग की, फॉर्मल लेटर की, ठीक है। आप जो है इसमें लेटर टू एडिटर की सबकी जो है आपको वीडियो मिल जाएंगी, आपकी पूरी लिटरेचर पोर्शन की, ग्रामर पोर्शन की पूरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है, उनको करके जाइएगा। इसमें बस राइटिंग सेक्शन में वही फॉर्मेट को ध्यान रखना होता है, और अपना लैंग्वेज का ध्यान रखिए, और टेक्स्ट प्रोड्यूसिंग होना चाहिए, अच्छी खासी लिमिट में होना चाहिए, और ये नहीं है कि आप घुमा के वही सारी चीज़ें लिख रहे हैं, आपके पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, फॉर्मेट होनी चाहिए, बस वहीं पर आपको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर भी हमें हिंट दे रखी है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये दे रखा है कि आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कि आपका जो है सिटी में आप
बहुत ही प्रेशर है, लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट आते हैं, आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये फॉर्मल लेटर वाला आ जाएगा। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है? सेंडर का एड्रेस होता है, फिर डेट होती है, फिर रिसीवर का एड्रेस होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, सैल्यूटेशन देनी होती है, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर वगैरह, और बॉडी होती है इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, कंक्लूजन, उसको भी फॉर्म में लिखिए, थैंक यू लिखिए, सब्सक्रिप्शन लिखिए, सेंडर नेम, इसलिए किसी भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। आपको जो है इनको करके आप जो है जाएंगे, आप मैंने बोला फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम करो, ऑर्गेनाइज फॉर्म में अपना जो भी पोर्शन है, इन्फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए। फॉर्मल लेटर जो मतलब जो भी कुछ भी लिख रहे हैं आप, उसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, आपको बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं नहीं कटेंगे। तो बस आपको जो है फॉर्मेट का ध्यान रखना होता है और अपनी इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखना होता है, कैसी लैंग्वेज है वो ध्यान रखना होता है, आपको राइटिंग सेक्शन में नंबर मिल जाते हैं। तो ये टोटल ओवरऑल हमने जो है सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन सी 3 सेक्शन थे इसमें, जैसे कि हमारा फर्स्ट में पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ और एक पोयम दे रखी थी, उसके बेसिस पर क्वेश्चन करे हुए थे, और उसके बाद यहाँ पर हमारे लिटरेचर पोर्शन आ जाता है बी में, उसके ऊपर क्वेश्चन करे हुए हैं, लास्ट में हमारा राइटिंग सेक्शन आ जाता है, जिसमें हमें जो है फॉर्मेट का ध्यान रखना होता है। बस ये ओवरऑल था। आई एम होपिंग आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और ये आपकी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो थैंक यू। तो इसमें आपको जो है, आप देखो, आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे से स्कोर करिएगा। इंग्लिश ईजी होता है, ईजी नहीं बोलूँगी बट अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग होता है। आप पढ़िए, अच्छे से करके जाइए और अच्छे से स्कोर करिए। बेस्ट ऑफ लक।